तो दोस्तों पार्ट 1 वीडियो में मैंने देखा है जो टायर फिल्टर है ये ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक होने के वजह से फ्रीजर में कूलिंग नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आपके सामने इसे काट के दिखाऊंगा कि इसमें सूरत हाल का मिलता है। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी इसे ये जो फिल्टर है फिल्टर से मैंने ये कैपिलरी को अलग कर लिया। अलग करने के बाद अब देखिए जो कैपिलरी है कैपिलरी के सुराख से ये ऑयल बाहर की तरफ प्रेशर के ज़रिए निकल कर आ रहा है और ये जो प्रेशर है धीरे धीरे करके ये प्रेशर बढ़ रहा है। तो दोस्तों आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कैपिलरी है कैपिलरी पूरी मात्रा में ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक होने के वजह से ये जो सक्शन पाइप है सक्शन पाइप में ये गैस नहीं आ पा रहा है। गैस ना आने के वजह से ये जो मीटर है ये जो गैस मीटर की सुई है सुई ये बिल्कुल जीरो के बराबर आ जाता है और ये जो फ्रिज ये चॉकिंग दिखाना शुरू कर देता है। और दूसरा देखिए जब भी ये चॉकिंग दिखाना शुरू कर देता है तो फ्रिज बिल्कुल ठंडा नहीं होता है। और ये जो इवापोरेटर है इवापोरेटर में काफ़ी मात्रा में ये जो ऑयल है कंप्रेसर का ऑयल है कंडेंसर के ज़रिए इवापोरेटर में आकर जमा होता है। जमा होने के वजह से ये जो इवापोरेटर है इवापोरेटर में पानी उबलने जैसा साउंड आपको सुनाई दे रहा है। जब भी आपको इस तरीके का साउंड सुनाई दे किसी भी फ्रिज में तो आप आसानी से समझ लीजिएगा कि उस फ्रिज में ऑयल चोक हो चुका है। ऑयल चोक होने की वजह से फ्रिज में दिक्कत हो रही है कूलिंग की। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टेनर है स्टेनर को फिल्टर को आपको ये रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये जो इवापोरेटर कंडेंसर है ये दोनों को आपको ये पूरी तरह फ्लशिंग करना पड़ेगा। फ्लशिंग करके इसमें गैस रिफ़िल करने से आपको जो सारी दिक्कत वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए और आपको एक जानकारी मैं दे दूँ, जब आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको इसके साथ कंप्रेसर का जो पंपिंग है पंपिंग को भी चेक करना पड़ेगा। अगर पंपिंग सही होता है तो आपको ये कंप्रेसर ठीक ठाक है और पंपिंग भी स्लो होता है तो आपको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो फिलहाल ये जो देखिए ये जो स्टेनर मैंने काट के अलग कर लिया है और अभी इसे पंपिंग भी चेक करूँगा। तो दोस्तों देखिए ये जो पंपिंग ये बिल्कुल अभी ठीक ठाक है। और ये जो प्लग अभी लगा के ये जो कंप्रेसर के पंपिंग भी आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। अगर पंपिंग सही नहीं होता है तो आपको इसमें गैस रिफ़िल करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। तो देखिए मैं अभी इसे पंपिंग चेक करूँगा। पंपिंग अभी चेक कर रहा हूँ तो ये जो पंपिंग ये ठीक ठाक मुझे मिल रहा है। इसके आगे जो स्टेप आपको ये अभी अपनाना है। आगे जाके जो सारी प्रक्रिया अगर आप धीरे धीरे करके काम लेते हैं या काम करते हैं तो आपकी जो दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखिए दोस्तों अभी जो पंप है बिल्कुल ठीक ठाक मिल रहा है। और अभी ये जो इवापोरेटर है इवापोरेटर के मैं अभी इसे वॉश करूँगा फ्लशिंग करूँगा। तो सर दोस्तों देख सकते हैं ये जो सक्शन के पाइप है सक्शन के पाइप के ज़रिए आपको इसे फ्लशिंग करनी है। और जो कैपिलरी है कैपिलरी के ओर से आपको ये बाहर की तरफ ये लानी है। तो दूसरे फ्लशिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सक्शन के भाल्व सक्शन लाइन है सक्शन लाइन में एक नॉन रिटर्न भाल्व लगाना पड़ेगा। और आपके पास जो कंप्रेसर है या फिर नाइट्रोजन है आपको उसे इसमें रेफ्रिजरेंट डाल के उसे प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर देने से इसके अंदर जितना कचरा है जितना मैल है जितना ऑयल है वो सारे फ्लशिंग होकर बाहर की तरफ ये कैपिलरी के ज़रिए निकल कर आएगा। और जो इवापोरेटर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा पहले जैसे। अगर आपको ये पूरी तरह फ्लश नहीं होता है तो आपको फ्रीज़र में ये दोबारा चॉकिंग हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये जितनी बार करना पड़े आपको इसे करना है। जब तक ये पूरी तरह क्लीन नहीं हो जाता तब तक आपको ये करना है। तो दोस्तों ये ज़्यादातर 1 से 2 बार इसे फ्लशिंग करने से ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके पास दो बार करने से भी यह ठीक ठाक नहीं होता है पूरा क्लीन नहीं होता है तो आप चाहे तो और ज़्यादा इसमें रेफ्रिजरेंट डाल के आप इसे वॉश कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी ये जो इवापोरेटर वॉश हो रहा है इसके अंदर से काफ़ी ऑयल है बाहर की तरफ निकल कर आया है। तो इस ऑयल के वजह से जो इवापोरेटर है इवापोरेटर में
कूलिंग ये होना बंद कर दिया है और जो फिल्टर ब्लॉक हो चुका था। तो दोस्तों देखिए फ्लशिंग करने के बाद जो स्टेनर है ड्रायर है इसे रिप्लेस किया गया है और जो सारे काम है सारे काम को अभी ये ठीक ठाक कर लिया गया है। और देखिए जो सारे पाइप है, जो स्टेनर की पाइप है, सक्शन पाइप है और जो नॉन रिटर्न की जो चार्जिंग पॉइंट है, ये सारे बल्ब को अभी इसे सेट किया गया है और अभी इसे वैक्यूम में ये सेटअप कर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए जो वैक्यूम है, वैक्यूम की जो सुई आपको लगभग 0 की और दिखेगा। दोस्तों देखिए वैक्यूम को जो सुई अभी बिल्कुल 0 के बराबर आ चुका है। आपको ये 30 मिनट ये आधे घंटा कम से कम इसे वैक्यूम करनी है और आपको डबल स्टेज मीटर है, वैक्यूम पंप है, तो भी आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों देखिए अभी 30 मिनट वैक्यूम करने के बाद इससे गैस चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए जो अभी ये 30 मिनट हो चुका है। गैस अभी इसमें रिफ़िल किया जाएगा। दोस्तों गैस रिफ़िल करने से पहले आपको इसमें पार्जिंग करना पड़ेगा। पार्जिंग दोस्तों क्या होती है? पार्जिंग दोस्तों देखिए अभी जो ये मीटर खुला है, एक होज पे खुला है। जब एक होज पे खुला होता है उसके अंदर काफ़ी एयर घुस जाता है, एयर इसमें एंटर होता है। तो दोस्तों उस एयर को ये गैस के ज़रिए बाहर की तरफ किया जाता है। दोस्तों देखिए जो सिलेंडर है, सिलेंडर छोड़ के ये जो थोड़ा गैस पाइप से ये निकाल देना है। जो गैस के साथ ये जो एयर है, एयर बाहर की तरफ आ जाएगा और पार्जिंग हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं गैस इसे रिफ़िल करूँगा। गैस रिफ़िल करने से आपको ये बंद स्थिति में जब ये कंप्रेसर बंद होता है, फ्रिज बंद होता है, तो आपको पास जो मीटर है, हो सकते हैं आपके पास हाई प्रेशर गेज मीटर हो या फिर लो गेज प्रेशर मीटर है। आप चाहे दोनों में से किसी भी मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट टाइम आपको गैस देनी है जब बंद स्थिति में आपको 50 psi गैस चार्ज करनी है। 50 psi गैस चार्ज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो फ्रिज है, डीप फ्रिज है, फ्रीजर है, दोबारा गैस चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों हो भी सकते हैं 1 या 2 पाइप गैस एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है 50 psi देने के बाद भी। तो दोस्तों देखिए आपको एक चांस में ये जो गैस रिफ़िल फुल फिलअप हो जाएगा अगर आप 50 psi स्ट्रोक प्रेशर बंद स्थिति में देते हैं। तो देखिए धीरे धीरे करके ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर का जो स्विच मैंने अभी ऑन किया है, ऑन करने के बाद ये देखिए धीरे धीरे करके जो गैस मीटर की प्रेशर है लगभग ये 0 में आ गया है। 0 की जो सुई है 0 के बराबर, ये सुई अभी ये रुक चुका है और आपको अभी इसे कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा परफेक्ट कूलिंग देखने के लिए। और जो कंडेंसर है, कंडेंसर का पाइप ये काफ़ी हीट हो रहा है और जो बॉडी है, बॉडी भी आप देख सकते हैं कि बॉडी भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धीरे धीरे करके ये गर्म होना स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको इसमें पूरा कूलिंग पाने के लिए, ये भरपूर कूलिंग इसमें पाने के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटे के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 1.5 घंटे बाद जो फ्रिज है, ये फ्रिज 100% सही हो जाएगा। तो दोस्तों 1.5 घंटे वेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये जो डीप फ्रीजर है, डीप फ्रीजर का टेम्परेचर कितना तक पहुंचा है। और डीप फ्रीजर का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होती है वो होती है -18 डिग्री टेम्परेचर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस फ्रिज में अभी कोई भी कूलिंग नहीं है, एकदम से इसमें कूलिंग 0 है। और ये जो 0 कूलिंग है, 0 कूलिंग अभी मैंने गैस रिफ़िल किया है और अभी ही कंप्रेसर को मैंने स्विच दिया है, स्टार्ट किया है। और देखिए ये जो नीचे के लेयर है, नीचे के लेयर से ये ठंड आना शुरू कर दिया गया है, फ्रिज में ठंड आना शुरू हो गया है। तो आपको 1.5 घंटा इसमें वेट करना है। 1.5 घंटे बाद में आपको इसे रिजल्ट दिखाऊंगा कि इसे फ्रिज में का स्थिति आया है। तो दोस्तों देखिए अभी आपको ये थोड़ा बहुत वेट करना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपके सारी जो जानकारी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और साथ पे दिए गए घंटों को जरूर ऑन कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करे। तो दोस्तों देखिए जो सक्शन के पाइप है, सक्शन के पाइप ये बिल्कुल ये कूलिंग आ गया है। और जो डिस्चार्ज पाइप है ये भी काफ़ी गर्म है, इसे स्पर्श भी नहीं किया जा सकता है, इतना गर्म है। और स्टेनर भी काफ़ी गर्म हो चुका है। और आप देखिए ये जो
ये जो घड़ी है, जो मीटर है, मीटर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये 0 के बराबर ये प्रेशर आ चुका है। 0 मतलब आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 5 से लेकर 7 psi ये भी प्रेशर इसमें मौजूद है। और जो बॉडी है, बॉडी भी काफ़ी गर्म है। अगर मैं आपको टेम्परेचर दिखाऊँ तो देखिए -18.7 टेम्परेचर आ गया है और इसका RH है और ह्यूमिडिटी 74% आपको ह्यूमिडिटी दिखा रहा है और टेम्परेचर -18.7 दिखा रहा है। और फ्रीज़र के अंदर के पोजीशन में दिखाऊँ तो देखिए इसमें यहाँ पूरा बर्फ़ की चादर जम चुका है। चारों ओर बॉडी में ये जो बर्फ़ है भी जम चुका है और आपको सफ़ेद धुआं, सफ़ेद आइस आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप काम करते हैं फ्रिज में तो आपको ये कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आसानी से चलेगी। और देखिए पहले जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, ये जो रेड लाइट है, रेड लाइट हमेशा जल रहा था, पर अभी देखिए ये जो 7 है और मैं अभी इसे 7 के नीचे टेम्परेचर सिलेक्ट करूँ तो ये जो अलार्म की लाइट है बंद हो जाता है। और ये जो डीप फ्रीज़र है, ये कंफर्टेबल डीप फ्रीज़र है, आप फ्रीज़र के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और रेफ्रिजरेटर के तौर पे। तो दोस्तों देखिए फ्रीज़र के ऊपर मैंने अभी 6 में रखा है तो अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।